मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर आजमगढ़। संधि प्रकरण चल रहा है व्याकरण में। पिछली वीडियो में हमने आपको संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द का अर्थ और संधि की परिभाषा बताया हमने। आइए आज हम आपको संधियों के प्रकार और प्रत्येक संधि का विस्तृत अध्ययन आज से शुरू होगा। आइए देखते हैं संधि की प्रकार। संधि, कल हमने आपको बताया था कि इसी को संहिता भी कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, ये परिभाषा सूत्र हमने दिया था आपको। तो आज देखते हैं संधि के प्रकार। यह व्याकरण की संधि है जो आप जानते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली संधि है, नाटक की संधि नहीं है। नाटकों में जो संधियां हैं, जो पंच संधियां आदि का उल्लेख है, वो नहीं है। यहाँ पर 3 संधियों का उल्लेख है। तो संधि हमारे संस्कृत में 3 प्रकार की बताई गई। पहला है स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ध्यान से समझिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां हमारे शब्द निर्माण के प्रकरण में भी हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम अच कहते हैं। अचः स्वरा, अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनको स्वर कहते हैं। अयुड़, ऋलिक, एवं अयौच। माहेश्वर सूत्रों में जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं उनसे अच प्रत्याहार बनता है, और अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर संधि है जिसे अच संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन संधि जिसे हल संधि के नाम से जानते हैं। हल माने व्यंजन। माहेश्वर सूत्रों को जो हम पढ़ा रहे थे, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय हैवरट के ह को लेकर के और 14वें सूत्र हल के ल को लेकर के हल प्रत्याहार बनाया गया था, जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए जब व्यंजन संधि पढ़ना होता है तो उसे हम हल संधि के नाम से भी संबोधित कर देते हैं कि हल संधि है। और विसर्ग संधि, चूंकि ये विसर्ग अयोगवाह है, माहेश्वर सूत्रों में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए विसर्ग संधि के लिए कोई प्रत्याहार नहीं बना, क्योंकि विसर्ग खुद एक अयोगवाहित वर्ण है। माहेश्वर सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियां, और इनमें कई ठो हैं। जैसे स्वर है तो स्वर में भी कई संधियां हैं, क्योंकि ये जो विभाजन हुआ, जो नामकरण हुआ है संधियों का, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था संधि प्रकरण भाग 1 में कि इनका नाम कैसे पड़ा। हालांकि आपको गुरुजनों ने बताया होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो स्वर संधि है। व्यंजन का स्वर और व्यंजन से मेल होता है तो वह व्यंजन संधि है। और ऐसे ही विसर्ग का भी स्वर व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग संधि। लेकिन आप
ध्यान दीजिएगा, ये तो परिभाषा बता दिया गया, लेकिन नाम क्यों रखा गया? मैंने कल आपको बताया था कि संधि जिसका अर्थ है मेल, ये आप जानते हैं जोड़, इसीलिए जो इसका चिन्ह है वो क्या बनता है? प्लस बनता है, क्योंकि योग का चिन्ह है ये। घटाने का चिन्ह तो आप जानते हैं, ऐसे माइनस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये प्लस जो होता है, अब आप समझिएगा, इसके पहले को हम कहते हैं पूर्व पद, मैंने बताया था, हाईलाइट देख लीजिए। और इसको हम क्या कहते हैं? पर पद या उत्तर पद। अब बात समझिएगा, बड़ी सुंदर बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत संक्षेप में कि इनका नामकरण क्यों है। जब पूर्व पद के अंत में, ये पद कैसे बने? वर्णों का समूह, सार्थक वर्णों का समूह पद बनता है। तो पदों में ही वर्ण होते हैं। और संधियां कहाँ है? परासन्निकर्ष संहिता मैंने बताया था कि व्यवधान रहित दो वर्णों में संधि होती है। व्यवधान रहित दो वर्णों में संधि होती है। जब वर्ण बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो संधि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहां पूर्व पद के अंत में, उत्तर पद के प्रारंभ में जो वर्ण आएंगे उन्हीं में संधि होगी। तो यहां समझिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं आपको आज, ध्यान समझिएगा, बहुत काम की चीज है। जब पूर्व पद के अंत में स्वर आएगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। बात समझिए, उत्तर पद के प्रारंभ में तो स्वर होगा ही, क्योंकि स्वर का हमेशा स्वर से ही मेल होगा। जैसे लोग कहते हैं स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का व्यंजन से क्यों नहीं होता? स्वर का विसर्ग से क्यों नहीं होता? ये ध्यान देने की बात है, बहुत समझने की बात है, क्योंकि स्वर मिलने के लिए नहीं जाता। अगर स्वर पहले है, बाद में व्यंजन है, बाद में, तो व्यंजन से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि अज्झिनम परेण संयोज्यम सूत्र बोलता है। अज्झिनम परेण संयोज्यम कहता है, अचहीनम स्वर से जो हीन है उसे बाद वाले से जोड़ो, तो बाद में क्या है? बाद में स्वर आएगा, क्योंकि किसी वर्ण में जब आएंगे, अगर व्यंजन आप पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे तो स्वर आ जाएगा। और जब कोई व्यंजन है तो उसमें स्वर बाद में ही जुड़ता है, याद रखिएगा। तो इसलिए स्वर का स्वर से ही मेल होगा। स्वर से पहले देखिए, यहां पर स्वर आ गया पूर्व पद के अंत में, यदि स्वर है, और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यंजन पहले नहीं आ सकता यहां पर, तो स्वर जाएगा नहीं मिलने के लिए। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे आप, जब मैं पढ़ाऊंगा यड़ संधि तो आएगा इति धन आदि, ठीक है। आप इस उदाहरण को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो में से ई निकल जाएगा, ई का य हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या है? आदि, यही ना है। अब आप जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा परेण संयोज्यम बाद वाले से जोड़ा जाता है। इसीलिए देखिएगा यहां पर यह जो है व्यंजन स्वर रहित है, बाद वाले आ से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? या और दी, ये तो बन गया। अब यहां देखिए, ये त आधा क्यों रह गया? हलंत क्यों रह गया? क्यों? जबकि यहां पे स्वर है। यह त ई से क्यों नहीं जुड़ गया? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले अगर स्वर है, बाद में व्यंजन है, तो यह स्वर उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि यह स्वर खुद पूर्ण है। जो स्वर से हीन होता है वो बाद वाले से जुड़ता है। बात समझिए, जो स्वर से हीन होता है वो बाद वाले से जुड़ता है, तो स्वर से हीन व्यंजन होगा। स्वर से हीन व्यंजन होगा तो व्यंजन बाद वाले से जुड़ेगा। जैसे देखिए, त व्यंजन है, यह व्यंजन है, तो ये बाद वाले से जुड़ेंगे, तब बाद में गैर मिलने के लिए। लेकिन यहां पर कोई स्वर नहीं है, तो ज्यों का त्यों रह गया। लेकिन यह वही प्रक्रिया अपनाया, यह आ से मिलने के लिए गया, आ स्वर है, अपनी मात्रा दे दिया, क्योंकि स्वरदानी होता है। तो यहां तो रह गया, जबकि इसके पास में ई है, लेकिन ई स्वर कहां है? पहले। ई पहले, इसलिए आप समझिए, मैं यही समझा रहा हूं कि अगर पूर्व पद के अंत में स्वर है, उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन है, तो मेल नहीं हो सकता। बात समझिएगा, क्योंकि देखिए अब त है ना, मान लीजिए कि उत्तर पद के यहां त हो जाए
और यहाँ पे ई स्वर हो जाए, क्या यह मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि स्वर का स्वर से ही मेल होता है, स्वर व्यंजन से मिलने के लिए नहीं जाता है। हाँ, व्यंजन स्वर से मिलने जरूर जाता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, सोचने की बात है। स्वर स्वर से मिलता है, स्वर व्यंजन से मिल नहीं जाता। आप ये कहेंगे क्यों, यह में तो आ है, क्यों नहीं व्यंजन स्वर मिला है? अरे भाई, व्यंजन पहले है, स्वर बाद में है। व्यंजन स्वर से मिलने के लिए गया है, स्वर नहीं गया है मिलने के लिए। देखिए, ई कहा गया है त से मिलने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब पूर्व पद के अंत में स्वर होगा तो उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर होगा तभी मिलेगा, व्यंजन होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब पूर्व पद के अंत में स्वर होगा तो संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। बात समझिएगा, नामकरण में बता रहा हूं क्यों पढ़ा। पूर्व पद के अंत में स्वर है तो स्वर संधि, पूर्व पद के अंत में व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो विसर्ग संधि। संक्षेप में बड़ी सुंदर बात, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर का स्वर से मेल होगा, व्यंजन का स्वर व्यंजन से मेल होगा, विसर्ग का स्वर व्यंजन से मेल होगा, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन नाम कैसे पड़ा? जब पूर्व पद के अंत में स्वर है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, पूर्व पद के अंत में व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हाँ, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर स्वर से मिलता है, व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों से मिलता है, विसर्ग संधि में विसर्ग स्वर और व्यंजन दोनों से मिलता है। इस बात को याद रखिए। तो स्वर हमेशा स्वर से मिलता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हमने आपको नामकरण समझाने का प्रयास किया कि इनका नाम क्यों ऐसे रखा गया। तो स्वर स्वर से ही मिलता है, माने मिलने के लिए जाता है। ये नहीं कि स्वर दूसरे से नहीं मिलेगा, भाई व्यंजन से तो मिलेगा, लेकिन व्यंजन पहले होगा, स्वर बाद में होगा। हाँ, स्वर पहले तो मिलने के लिए नहीं जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए स्वर संधि में जब पूर्व पद के अंत में स्वर होता है, उत्तर पद के प्रारंभ में भी स्वर ही होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह पूर्व पद का अंत जो स्वर है वो उससे नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिए। तो पूर्व पद के अंत में स्वर होगा तो स्वर संधि, पूर्व पद के अंत में व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। हमें उम्मीद है कि जो हमने अभी बताया है आप समझ गए होंगे। अब इन संधियों में, स्वर व्यंजन विसर्ग में और कई भेद हैं। आइए क्रम से हम देखते हैं। पहले स्वर को हम देखते हैं। पहले स्वर को देखेंगे। देखिए, स्वर है, स्वर संधि के भेद हम बता दे रहे हैं। स्वर संधि के भेद जो हम व्याकरण इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में भी है, और जो एक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, एक पता नहीं क्यों एक मानसिकता बन गई कि पहले दीर्घ संधि है, फिर गुण संधि है, तो यण संधि है, अयादि संधि है, पूर्वरूप है, पररूप है, प्रकृति भाव है, ये बन गया है। हालांकि अष्टाध्यायी में यह क्रम नहीं है। अष्टाध्यायी में ये क्रम है ही नहीं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ेंगे तो पहले दीर्घ संधि आपको नहीं मिलेगी, हो सकता है यण संधि मिल जाए, इको एड़िक सूत्र लेकर के। लेकिन आपको हम क्रम से ही बता दे रहे हैं, जो क्रम आप पढ़ते आए हैं, जो क्रम पढ़ते आए हैं। तो पहला क्या है? पहला आप पढ़ते हैं दीर्घ संधि। यह है दीर्घ संधि। देखिए, संधि ये ना, हमने कल आपको बताया था कि जो अनुस्वार है वही ध तवर का है, तवर का पंचम अनुस्वार हो गया। तवर का पंचम क्या होता है? न होता है, क्योंकि अनुस्वार पवर का पंचम म है। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो व्यंजन आप देख रहे हैं, ये मैंने यह के ऊपर बिंदी दे दिया, अनुस्वार दे दिया है, और यहाँ पे ज है। कभी कभी आपको दूसरे तरह से मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा। तो आप घबराइएगा मत, आप ये मत कहिएगा कि ये गलत है, यही सही है। क्यों? क्योंकि जो अनुस्वार देख रहे हैं ना, अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र आएगा, और वो क्या करेगा? वो कहेगा कि पद के बीच में जो अनुस्वार है, वो अनुस्वार क्या करेगा? अपने पर माने बाद वाले का सवर्णी हो जाएगा। तो बाद में ज देख रहे हैं, ज किसका है? ज चवर का है। हो सकता दिखाई न दे, ज क्या है? चवर का है, च छ ज। और ये अनुस्वार क्या है? पवर का पंचम है। अनुस्वार पवर का पंचम म है। अनुस्वार क्या है? जो ये अनुस्वार है, यह पवर का पंचम क्या है? म है। तो चवर का पंचम मांगेगा तो क्या बन जाएगा? या। वही तो या हो जाता है। यह अनुस्वार हमेशा बाद वाले का
वो किस ग्रुप का है, किस वर्ग का है, उसका पंचम मांगेगा, क्योंकि अनुस्वार पंचम होता है, इसलिए यहाँ हो जाता है। तो देखिए चाहे व्यंजन ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे आ जाए तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो आपको स्वर संधि के भेद हम शुरू करने जा रहे हैं। दीर्घ संधि, इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है। आप पढ़ते आए हैं। दूसरा क्या है, गूढ़ संधि। ये हम संधियों को बता रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अष्टाध्यायी में एक क्रम है, ये अष्टाध्यायी का क्रम नहीं है। आप पढ़ते आए हैं, आप अब तक वो क्रम हम पढ़ा रहे हैं। गूढ़ संधि, देखिए गूढ़ संधि आपको संज्ञा पढ़ाते समय मैंने बताया था, अदेन गुण आद गुण, दो सूत्र आया था। अदेन गुण गुण संज्ञा को बताता है, लेकिन संधि विधायक सूत्र क्या है, आद गुण। आद गुण, अदेन गुण गुण संज्ञा विधायक है, गुण संज्ञा बनाने वाला है, और आद गुण है गुण संधि को बताने वाला है। क्योंकि अदेन गुण कहेगा, गुण किसे कहेंगे, अत और एंग, एंग माने ए ओ, अत माने अ ए ओ को गुण कहते हैं, वो अदेन गुण सूत्र बोलेगा। और आद गुण क्या कहेगा, ये कहेगा कि गुण किससे होता है और कैसे होता है, ये हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही। फिर आपको कौन सी संधि आएगी, फिर आपको आएगी यड़ संधि। यड़ संधि, इसका सूत्र आपको मिलेगा इको यड़, इसका सूत्र आपको मिलेगा इको यड़च। फिर आपको मिलेगी अयादि संधि, अयादि संधि, इसका सूत्र आपको मिलेगा एचो अयवा याव, एचो अयवा याव, ये आपको मिलेगा। इसके बाद अभी आपको मिलेगा, जगह नहीं है यहां मैं बता दे रहा हूं, पूर्व रूप, और फिर क्या है, पर रूप। अभी लगता है कि जगह कम पड़ेगी, आइए और बढ़ लेते हैं। जब जगह है तो क्यों हम संकोच करें। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। कुछ व्याकरण प्रकृति भाव को महत्व नहीं देते, कहते हैं कि जब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है तो क्यों इसको हम संधि में, संधि में विकार होता है, परिवर्तन होता है, जबकि प्रकृति भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो संधि में क्यों रखते हैं। लेकिन चूंकि व्याकरण रख चुके हैं हमारे अष्टाध्यायी में, हमारे लोक सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में इसका उल्लेख है, इसलिए हमको इसके बारे में बताना है। देखिए पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये भी स्वर संधि के ही भेद हैं। दीर्घ संधि अकर सवर्णे दीर्घ है, गुण संधि आद गुण है, यड़ संधि इको यड़ची, अयादि संधि एचो अयवा याव, एचो अयवा याव। आप समझ लीजिए पूर्व रूप संधि क्या है, इसका भी सूत्र देखिए, पर रूप का देखिए। पूर्व रूप क्या है, इंगः पदांतादति, यह पूर्व रूप का है। ये सब मत आप समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ऊपर मैंने अनुस्वार लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है
ये गड़बड़ हो गया है, पुराना है इसलिए ऐसा है। एंग पदांतादति, और ये है एंगी पररूपम। एंग पदांतादति, एंग पररूपम। ये एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है, और यह है ईद, ऊद, ईद। देखिए, ईद, ऊद, ईद, द्विवचनम प्रगृह्यम। यह सूत्र बता दिया, प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, ये भी सूत्र है। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, वो प्लुत होते हैं और उनका वो प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण उनमें संधि नहीं होती है। तो यहाँ ईद, ऊद, एद द्विवचन के रूप होते हैं और प्रगृह्य संज्ञा होती है तो संधि नहीं होती। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आइए याद देखिए, दीर्घ संधि अकार सवर्णे दीर्घ, गुण संधि आद गुण, यड़ संधि एको यड़, अयादि संधि एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, पूर्व रूप संधि एंगः पदांतादति, और पररूप संधि एंग पररूपम, प्रकृति भाव संधि ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो इस तरह से स्वर संधि के इतने भेद हैं। हम क्रम से इन संधियों के बारे में आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अकार सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार है। हाईलाइट आप देख लीजिए, कल विस्तार से बताएंगे, आज समय कम पड़ेगा। अकार सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और सवर्णी उसी के आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। विस्तार से हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अक प्रत्याहार में आने वाले कौन कौन है? अयुड़ ऋलिक, अक हो गया, अयुड़ ऋलिक, दो सूत्रों से लेकर अक प्रत्याहार बना। सवर्णी तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये हमने आपको पढ़ाया है सवर्ण संज्ञा में, तो भी बताएंगे। गुण क्या है? आद गुण है। आद गुण क्या करती है? ये कहता अ से गुण होता है। इको यड़ जब हम लेकर आएंगे तो एक प्रत्याहार में बताएंगे एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। इको यड़ में ए ओ रेलरी, और दीर्घ संधि में भी जब अक प्रत्याहार आ गया तो बताएंगे अयु रेलरी आ गया। तो ये कहेगा आद, आद देख रहे हैं, अ क्या है? अ का पंचम रूप है आत, तो का दा हुआ है जगत धन ईश बराबर जगदीश, तो आत है, अ का पंचम रूप है। तो ये आद गुण कहेगा, अ से गुण होता है। अ से गुण होगा तो क्या का होगा? अदेन गुण बताएगा गुण संज्ञा में कि ए ओ की गुण संज्ञा होती है, क्या क्या मिलेगा तो कैसे होगा, विस्तार से आगे बताया जाएगा। यड़ संधि है, इको यड़ की कहेगा, इक यड़ अच, तीन प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यू, ई उ रील, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यड़ो अंतस्था, य वर अल, और अच माने स्वरा, सभी स्वर, तो इसको हम बताएंगे। अयादि संधि, अयादि का मतलब हमने कल आपको बताया था, इसमें अय आदि होते हैं, आदेश इसीलिए अयादि है। एचो अयवायावः, एक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उन्हीं का क्रम से अय अव आय आव हो जाता है। एक प्रत्याहार में एवं अयोच दो सूत्रों से लेकर बना है। तो एक प्रत्याहार में आने वाले ए ओ आय आव का क्या होगा? अय अव आय आव हो जाता है। पूर्व रूप क्या है? एंग पदांतादति, पद के अंत में अगर अत है, अत माने ह्रस्व अ है, ह्रस्व अ है, और उत्तर पद के प्रारंभ में एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए ओ हैं, तो यह अ पूर्व रूप अपने पहले वाले का रूप ले लेगा। पूर्व रूप क्या है? पदांतादति, पूर्व पद के अंत में अगर अ है, पूर्व पद के अंत में अ है, देखिए, और एंग प्रत्याहार है, एंगा पदांतादति, जब समझाएंगे तो आपको बताएंगे। पदांतात माने पद से अंत हो, एंग पद से अंत हो, एंग पद से, एंग क्या है? एंग पद से अंत है और बाद में क्या है? अ है, अर्थात पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में अ हो, तो यह अ अपने पूर्व माने पहले वाले वर्ण का रूप ले लेगा, जिसका नाम क्या है? पूर्व रूप। पूर्व माने पहले वाले का रूप ले लेगा,
इसके स्थान पे केवल अवग्रह यह बताने के लिए रखा जाता है कि यहां पहले अ था, नहीं तो और कोई प्रयोजन नहीं। पूर्व तो ये एंग पदांत पद के अंत में एंग प्रत्याहार माने ए ओ हो, पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय यह ह्रस्व अ उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण अपने पूर्व वर्ण चाहे ए हो अथवा ओ हो उसका रूप ले लेता है। इसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व माने पहले का रूप ले लेना, पूर्व रूप है। ये इसी का विपरीत है पर रूप, पर माने बाद वाला। तो यह जो है प्रायः उपसर्गांत होते हैं अवर्णी, अवर्ण से शुरू होने वाला कोई उपसर्ग जो अवर्ण हो उसमें अवर्णांत होता है, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, तो ये पर रूप है, वह पहले हो। अवर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग अगर पूर्व में हो और बाद में एंग हो तो यह अवर्णांत उपसर्ग पहले पर वाले का रूप लेगा, पर माने बाद वाले का रूप ले लेगा। ठीक इसी का उल्टा है, ये पूर्व और ये पर, वही रूप लेगा, बदलेगा और कुछ नहीं। प्रकृति भाव क्या है? मैंने आपको प्रकृति भाव जैसा है वैसा ही रह जाना, अपनी मूल अवस्था में रह जाना, प्रकृति अवस्था में मूल अवस्था में रह जाना, वो प्रकृति भाव है। कोई संधि प्रक्रिया में विकार वर्णों में नहीं होगा, वो प्रकृति भाव है। ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, इकारांत दीर्घ, इकारांत दीर्घ, उकारांत दीर्घ, एकारांत तो दीर्घ होता ही है, द्विवचन के रूप होते हैं तो प्रकृति संज्ञा। ये आपको समझाएंगे विस्तार से हम कल की वीडियो में। आज हमने जो आपको पढ़ाया ध्यान से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ प्रयास समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा, आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।